नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम में अगला क्लास लेके आए हैं जिसमें नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ नंबर्स। इसके पहले लेक्चर में हमने नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं और डिजिट से रिलेटेड प्रश्न कवर कर लिए थे। आज देखना है टाइप ऑफ नंबर्स, नंबर्स संख्याओं के प्रकार। तो इसमें मैंने टाइप ऑफ नंबर्स लिखे हैं, एक एक करके पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके अंदर के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इसको प्राकृत संख्या बोलेंगे, इसे पूर्ण संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, इवन नंबर सम संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, इंटीजर पूर्णांक, डेसिमल को दशमलव संख्या, रेशनल परिमेय संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर आभासी या आभासी संख्या ही बोलेंगे इसे, या अवास्तविक भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, परफेक्ट नंबर मतलब शुद्ध संख्या, और लास्ट है रामानुजन नंबर, तो इसे रामानुजन संख्या ही बोलते हैं या टैक्सी कैब नंबर भी बोला जाता है। तो आइए अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम लोग नॉर्मली गणना करने के लिए करते हैं या काउंटिंग करने के लिए करते हैं, उन्हें नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें या रेंज की बात करें, जब भी हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं एक से करते हैं, इसलिए ये एक से स्टार्ट होता है और ऐसे कंटिन्यूअस चलते रहता है, ये जाके इनफाइनाइट पे खत्म होगा। तो इसका रेंज हुआ एक से लेकर अनंत तक। फिर दूसरी संख्या थी होल नंबर। होल नंबर को बोला जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो अगर प्राकृत संख्या के साथ साथ हम लोग जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तब उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो प्राकृत संख्या था हमारा एक से अनंत तक, इसी के साथ जीरो भी ऐड हो गया तो अब ये हमारा पूर्ण संख्या बन गया। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं में बस जीरो का डिफरेंस है, इसमें जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी सभी चीजें वही हैं जो प्राकृत संख्या में रहती हैं। थर्ड है ऑड नंबर। ऑड नंबर को बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहा जाता है? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। इसे दर्शाने के लिए 2n प्लस माइनस 1 लिखा जाता है। यहाँ n का मतलब नेचुरल नंबर से है, इसका मतलब हम लोग n के जगह एक से लेके कोई भी अनंत तक की संख्या लिख सकते हैं। जैसे 2 गुणे 1 प्लस 1 या माइनस 1। तो अगर प्लस लेंगे तो 2 गुणे 1 प्लस 1, ये 3 बन गया। अगर माइनस लेते तो ये 1 बन जाता। तो इस n के जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो हमें हमेशा ऑड नंबर या विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये इसे गणितीय व्यंजक भी कहा जाता है। तो विषम संख्या का गणितीय व्यंजक है 2n प्लस माइनस 1। इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे अगर ये संख्याएं पॉजिटिव में लिखी हैं, अगर इनके साथ हम माइनस का चिन्ह भी लगा देंगे तब भी वो विषम संख्याएं ही कहलाएंगी। जैसे -1, -3, -5, ये सब संख्याएं भी हमारी विषम संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट है फिर इवन नंबर। इवन नंबर, इसे हिंदी से सम संख्या कहा जाता है। तो सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, उसे सम संख्या कहा जाता है। इसे गणितीय रूप में 2n से दर्शाया जाता है, और यहाँ n का मतलब पूर्ण संख्या से है। तो n के जगह कोई भी पूर्ण संख्या रख देंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो सम संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण संख्या का मतलब अभी पीछे देख चुके हैं, जीरो से लेके आगे की ओर अनंत तक। तो जैसे n के जगह अगर हम जीरो रख दें तो जीरो, n के जगह 1 रख दें 2, ऐसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और सम संख्याएं मिलती जाएंगी। तो यहां से हम देख सकते हैं सबसे छोटी अगर धनात्मक संख्याओं में सम संख्या की बात करें तो जीरो होती है। जीरो भी एक सम संख्या और वो सबसे छोटी सम संख्या में काउंट होगा। फिर 2 है, 4 है, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा और इसका गणितीय व्यंजक हो गया है 2n।
2n के फॉर्म में कोई भी संख्या लिखी होगी तो हमेशा हमें सम संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। सम संख्या के बाद अगला है प्राइम नंबर। टाइप ऑफ नंबर्स में हम लोग जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं या सीखते हैं उसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात की जाए तो प्राइम नंबर ही है, क्योंकि इससे रिलेटेड छोटे छोटे कई चैप्टर्स भी बन जाते हैं और बहुत जगह इसका काम आता है, मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग में भी। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हों, ऐसे कोई भी नंबर जिसके केवल दो फैक्टर हों उसे प्राइम नंबर कहते हैं, या हिंदी से अभाज्य संख्या कहते हैं। अब फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर का मतलब गुणनखंड हुआ। किसी भी बड़े नंबर को जो छोटे नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं वो उसके फैक्टर या गुणनखंड कहलाते हैं। तो ऐसे जितनी भी संख्याएं जिसे केवल दो ही संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करती होंगी वो सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर ये ऐसे चलता जाता है कंप्लीटली। तो इसमें हम लोग को 100 तक की प्राइम नंबर्स हमेशा याद रखने पड़ते हैं और एक रेंज भी याद रखना पड़ता है कि 1 से 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो 15 होंगे। फिर आगे 51 से 100 तक 10 होंगे। इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं कि 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर की पहचान क्या होती है? तो इसमें से अगर हम दो नंबर्स को छोड़ दें, 2 और 3 को, तो बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स बनेंगे वो हमेशा 6 के टेबल से एक कम होते हैं या एक ज़्यादा होते हैं। जैसे 5 है तो 6 कम 6 से एक कम, 7 है 6 कम 6 से एक ज़्यादा, फिर 11 है तो 6 का डबल 12 से एक कम, 6 के डबल से एक ज़्यादा, और आगे भी देखेंगे तो 17 तो 6 के टेबल से एक कम, 18 से एक कम, और 19 6 के टेबल से एक ज़्यादा। तो आगे जितने भी नंबर मिलेंगे हमेशा वो 6 के टेबल से या तो एक कम होंगे या एक ज़्यादा होंगे। फिर प्राइम नंबर्स के भी क्लासिफिकेशन कर दिए जाते हैं। इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जो हमें समझना है उसमें इसके 2-3 टाइप को ही समझना है। तो आइए देखते हैं वो क्या क्या है। तो प्राइम नंबर के अंदर सबसे पहला पार्ट बना को प्राइम, जिसे बोलते हैं सह अभाज्य। तो ऐसे दो नंबर्स या ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो, महत्तम समापवर्तक 1 हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं या को प्राइम नंबर कहते हैं। और यहाँ पे ये जो दो संख्याएं होंगी वो कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो। तो कोई भी दो संख्या लिख देंगे जो किसी सेम नंबर से न कटे या जिनका एचसीएफ 1 हो, वो को प्राइम होते हैं। जैसे 5 6 8 11 5 8, ऐसे बहुत सारे नंबर बनाए जा सकते हैं। या कोई भी दो क्रमागत संख्याएं हम लिख देंगे लाइन से जो आती हैं तो हमेशा को प्राइम ही हो जाएंगी। जैसे 72 73 81 82। तो कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं, लाइन से होनी चाहिए क्रमागत, तो हमेशा को प्राइम होंगी, क्योंकि कोई भी दो क्रमागत संख्याएं कभी भी किसी सेम नंबर से नहीं कटते हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ऐसे दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ 1 होने का मतलब ही है कि वो दोनों किसी सेम संख्या से न कटते हो, केवल एक से कटते हो, तो उन्हें बोलते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य के बाद अगला है ट्विन प्राइम। इसे बोला जाता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य, तो जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर्स का जोड़ा, ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसमें 2 का अंतर हो, उन्हें जुड़वा अभाज्य कहते हैं। जैसे 3 और 5। तो यहाँ ये ध्यान रखना है जो दो नंबर्स हम लेंगे दोनों प्राइम होने चाहिए। को प्राइम में ऐसा नहीं था, लेकिन ट्विन प्राइम में है कि जो भी दो नंबर्स होंगे पहले तो ये दोनों प्राइम होने चाहिए और इन दोनों में हमेशा 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल बना 3 और 5, और आगे बनाएंगे तो 5 और 7, फिर 11 13 17 19, ये इधर हो गए। फिर और आगे चलते हैं
तो 29, 31, 41, 43, 71, 73, ऐसे लगभग एक नंबर और हो जाएगा इसके बीच में, 59, 61। तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 1 से 100 तक ऐसे 8 पेयर बनते हैं जो ट्विन प्राइम होते हैं। तो ये रेंज ध्यान रखने पड़ते हैं कि 1 से 100 तक टोटल 8 ट्विन प्राइम का पेयर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ट्विन प्राइम के बाद ट्रिपल प्राइम, या जिसे तिर्यक अभाज्य भी कहते हैं, ट्रिपल प्राइम। तो जैसे ट्विन प्राइम में दो प्राइम नंबर्स का जोड़ा लेते थे, ट्रिपल प्राइम में 3 प्राइम नंबर्स का जोड़ा लिया जाता है, और वो 3 प्राइम नंबर इस फॉर्म में होने चाहिए, p, p+2, p+6। इसका मतलब जो पहला नंबर होगा अगला नंबर उससे 2 बढ़ के होगा, और लास्ट वाला नंबर पहले वाले नंबर से 6 बढ़ के होगा। जैसे 5, 7, 11, ये कहलाएगा ट्रिपल प्राइम। इसका एक और फॉर्मेट हो सकता है कि पहला नंबर अगर p है तो अगला नंबर 4 ज़्यादा और लास्ट वाला नंबर 6 ज़्यादा पहले वाले से। तो इस फॉर्मेट में अगर संख्याएं बनाएंगे, जैसे 7, 11 और 13, इससे 4 ज़्यादा और इससे 6 ज़्यादा। तो इस प्रकार टोटल अगर 1 से 100 तक की बात करेंगे, 1 से 100 तक ऐसे 6 पेयर बन जाएंगे ट्रिपल प्राइम के। 1 से 100 तक 6 पेयर बनेंगे जो ट्रिपल प्राइम में आएंगे, जिसमें मैंने 2 लिख दिया है। तो ये सब प्राइम नंबर्स हो गए। अब प्राइम नंबर्स के बाद नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसे हिंदी से भाज्य संख्या कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा, ऐसे नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर्स जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब कोई नंबर जो 2 से अधिक नंबरों से कट जाए वो कंपोजिट नंबर होता है। तो जितने भी हमने प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल देखे, उन सबको अगर हटा दे तो बाकी जो बच जाते हैं वो सब कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4, फिर 6, 8, 9, 10। इवन नंबर आगे जितने भी आते हैं सब कंपोजिट नंबर ही होते हैं। ये सब कंपोजिट नंबर ऐसे चले जाएंगे 100 तक। ये 99 भी कंपोजिट हो गया। तो अगर हमने रेंज देखा था कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक प्राइम नंबर कितने थे, तो 15 थे। 51 से 100 तक प्राइम नंबर 10 थे। इस प्रकार 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर बने थे। तो अब 1 से 50 तक में 15 संख्याएं प्राइम नंबर में आ गई, बाकी आएंगी कंपोजिट नंबर में। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो 1 होता है, 1 न तो प्राइम नंबर में आता है न तो कंपोजिट नंबर में। तो 1 से 50 तक 15 संख्याएं आ गई, 35 संख्याएं और बची। उस 35 संख्या में जो 1 है वो इन दोनों में से किसी में नहीं आता है, तो अब 34 बची। तो यहाँ आ गई 34। 34 संख्याएं कौन सी हो गई, कंपोजिट नंबर। 51 से 100 तक टोटल 50 संख्याएं हुई। इन 50 संख्याओं में 10 संख्याएं प्राइम नंबर हो गए, बचे अब 40 संख्याएं, तो यहाँ आ गई। सेम 1 से 100 तक में 25 संख्याएं प्राइम नंबर आ गई, टोटल 75 बच गई। उन 75 में एक था जो न तो प्राइम में आएगा न तो कंपोजिट में, तो अब यहाँ बच गया 74, या इन दोनों को ऐड भी कर सकते थे तो 74। तो ये पॉइंट्स एक के लिए ध्यान रखना है, एक न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर। इसका क्या रीजन है, क्योंकि प्राइम नंबर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर्स जो केवल 2 नंबरों से कटते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर के लिए पढ़े ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। तो अगर पूछा जाए 1 के कितने फैक्टर हैं, 1 कितने नंबर से कट जाएगा, तो 1 केवल 1 से ही कटता है, इसका मतलब 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, इसलिए 1 न तो प्राइम नंबर में आता है न तो कंपोजिट नंबर में। तो 1 के लिए पॉइंट्स ध्यान रखना है। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लोग लेते हैं इंटीजर, या हिंदी से इसे बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब होता है बिना दशमलव वाली संख्याएं।
और इसे हम लोग 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं इंटीजर को। बीच में होता है 0, इसके राइट साइड में 1 2 3 ये अनंत तक चलता है, लेफ्ट साइड में -1 -2 ये भी माइनस अनंत तक चलता है। तो पूर्णांक को 3 पार्ट में बांटे। 0 के दाएं तरफ राइट साइड हमारा कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक। 0 के लेफ्ट साइड वाले पार्ट निगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक। अगर 0 की बात की जाए कि 0 क्या है, तो 0 के लिए हम लोग लिखेंगे 0 एक पूर्णांक है, लेकिन न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक या ऋणात्मक नहीं है। ये सभी संख्याएं हमारे इंटीजर के अंदर आती हैं जो बिना दशमलव के है, जिसमें डेसिमल न लगता हो। अब इसके बाद अगला है हमारा डेसिमल नंबर या दशमलव संख्याएं। डेसिमल नंबर या दशमलव संख्याएं। तो इंटीजर में जैसे हमने देखा कि सभी पूर्णांक संख्याएं आती थी, तो किन्हीं भी 2 पूर्णांक संख्याओं, जैसे 2 भी पूर्णांक था, 3 भी पूर्णांक था, इनके बीच में भी बहुत संख्याएं आती हैं। इनके बीच में अगर पूछा जाए कितनी संख्याएं आती हैं, 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं आती हैं, तो क्या आंसर होगा? अनंत संख्याएं आती हैं। तो 2 और 3 के बीच अनंत संख्याएं आएंगी, और वो जो संख्याएं आ रही हैं अनंत संख्याएं, वो सब संख्याएं कौन सी हैं? दशमलव वाली संख्याएं हैं। जैसे 2.1, 2.01, 2.001, ऐसे कितनी बार भी जीरो लगा के दशमलव में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब दशमलव वाली संख्याओं का भी रेंज बहुत बड़ा होता है, और किन्हीं भी 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं आती हैं, और वो सब संख्याएं जो आ रही हैं वो असल में दशमलव वाली ही संख्याएं हैं। तो दशमलव वाली संख्याओं को भी 2-3 पार्ट में समझा जा सकता है। जैसे एक होता है टर्मिनेटिंग दशमलव या रेकरिंग दशमलव बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल या रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग दशमलव। इसका मतलब होता है दोहराव वाले दशमलव। दोहराव वाले नहीं, ऐसे दशमलव जिसको हटाया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। जैसे अगर लिखा है 3/4, तो इसको अगर हम डिवाइड करके लिखेंगे तो ये बन गया 0.75। ये दशमलव था, और इस दशमलव को हम हटा के क्या लिख सकते हैं? 3/4। तो ऐसे दशमलव वाली संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में बदला जा सकता हो, उन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब हटाया जा सकना, तो इस दशमलव को हम हटा के भी लिख सकते थे। तो पहला पार्ट हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले 2 पार्ट बन सकते हैं। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब जिन्हें दशमलव वाली संख्या को हटाया नहीं जा सकता है। और रिपीटिंग का मतलब लेकिन एक अंक बार बार रिपीट होते हैं। जैसे अगर 1/3 लिखा है, तो इसको हम लोग भाग देते हैं तो क्या आता है? ये ऐसे कंटिन्यू चलते जाता है, 0.33333। तो ये रिपीटिंग का मतलब ये हुआ 333 बार बार रिपीट होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इस दशमलव को हम लोग हटा नहीं सकते हैं। जैसे ये पूरा पूरा हट गया था, भाग देते तो अंत में शेषफल क्या आता था? इसमें 0 आता। लेकिन इसमें अगर हम भाग देंगे 3 का 1 से, तो अंत में शेषफल 0 नहीं आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब हटा नहीं सकते। और रिपीटिंग भी क्या होता है ऐसे प्रश्नों में? एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है। फिर लास्ट आता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब ऐसी संख्याएं जिसको दशमलव के रूप से हटाया नहीं जा सकता, साथ ही में वहां कोई एक अंक बार बार रिपीट भी नहीं होगा। जैसे हम लोग पाई के बारे में पढ़ते हैं, तो पाई की जो वैल्यू होती है 3.14, और आगे ऐसे चलती जाती है बहुत लंबी, कभी खत्म ही नहीं होती, और उसमें कोई एक अंक बार बार रिपीट भी नहीं होता है। तो ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग में। और इस संख्या के अंदर जितनी भी आएंगी वो सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याएं होंगी, क्योंकि अगर एक ही अंक बार बार रिपीट होगा तब तो उसको हम परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अगर बार बार अलग अलग अंक रिपीट हो रहे हैं बदल बदल के, तो उसको हम भिन्न के रूप में चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो परिमेय संख्या नहीं बन पाती हैं। तो ये हमारे दशमलव से संबंधित 2-3 अलग अलग छोटे छोटे क्लासिफिकेशन हुए।
दशमलव के बाद अब अगली संख्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे 2/3, 5/8, 9/11, 13/7, ऐसे बहुत सारे नंबर लिखे जा सकते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं जो अंडर रूट के अंदर लिखे जाते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी हो जो पूर्ण वर्ग हो, कंप्लीट स्क्वायर हो, जैसे 1, 4, 9, 16, तो ये सभी संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्याओं में ही काउंट होंगी, जैसे 1, 4, 9। अगर पूर्ण वर्ग संख्याएं रूट के अंदर लिख दें तो वो सब आते हैं रेशनल नंबर में या परिमेय संख्या में। अगर पूछा जाए जीरो क्या है, क्या जीरो को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं, सही आंसर आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, ठीक। और 0/1 का मतलब 0 ही हो गया। तो ये भी केवल 0 क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं, तो आंसर होगा कि है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख देंगे तो हमेशा परिमेय संख्या में काउंट होगा। अब नेक्स्ट है इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सकता हूं। p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सकता हूं। तो अब किसे नहीं लिख पाएंगे p बाई क्यू के रूप में? अगर रूट के अंदर कोई अपूर्ण वर्ग वाली संख्या लिखी हो। अपूर्ण वर्ग, जैसे पूर्ण वर्ग में था 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सब, तो इनके बीच के जो नंबर बच रहे हैं, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 8, ये सब इरेशनल नंबर में आएंगे या अपूर्ण संख्याओं में आएंगे। साथ में इरेशनल नंबर के लिए एक नंबर जाना जाता है पाई। पाई के बारे में पढ़ा। पाई कैसा नंबर है? तो एक अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है, इसको ध्यान रखना रहेगा। पाई एक इरेशनल नंबर है। जबकि 22/7 अगर पूछा जाए, केवल 22/7, कि 22/7 कैसा नंबर है, तो परिमेय होगा, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है थोड़ा, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन पाई की रियल वैल्यू 22/7 नहीं होती, वो लगभग में लिया जाता है प्रश्न सॉल्व करने के लिए। तो अगर केवल 22/7 लिख के आ गया कभी भी एग्जाम में कि ये कैसा नंबर है, तो हम बताएंगे परिमेय है। लेकिन पाई पूछा गया कैसा है, तो अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय से रिलेटेड हो गए। फिर अगला संख्या है हमारा रियल नंबर या वास्तविक संख्या। तो अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ लिए हैं, अगर पूछा जाए ये सब मिला के किस प्रकार की संख्या बनी, तो ये सब रियल नंबर है। मतलब जितने भी संख्याएं हम लोग पढ़े ये सब रियल नंबर के अंदर ही आते थे। तो रियल नंबर का डेफिनेशन होता है ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता हो। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता हो उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी तक हमने पीछे जितनी भी संख्याएं पढ़ ली हैं उन सबको हम संख्या रेखा पे भी दर्शा सकते थे, इसलिए वो सभी रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं होंगी। अब वास्तविक संख्याएं और इंटीजर में क्या अंतर है? जैसे पीछे एक पढ़े थे इंटीजर भी, पूर्णांक भी, तो पूर्णांक में भी ऐसे ही लाइन बनाया गया था, लेकिन वहां बताए थे जैसे पूर्णांक में 1 आएगा, 2 आएगा, लेकिन उनके बीच के जो नंबर आते हैं वो पूर्णांक में नहीं आते हैं, वो दशमलव में आ जाते हैं। लेकिन अगर इनके बीच के नंबर्स को भी काउंट कर लें, 1.1, 1.2, ये सब मिला के रियल नंबर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को दर्शाया जा सकता है वो सभी वास्तविक संख्याएं होते हैं, या अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़ लिए हैं वो सब रियल नंबर्स ही हैं। रियल नंबर्स के बाद अगला है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर या इसे बोलते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, उन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, या इसका दूसरा डेफिनेशन होता है कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को
क्योंकि ये डेफिनेशन पता होगा तभी इसका एग्जाम्पल लिख पाएंगे। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो जैसे कोई भी संख्या हम लोग रूट के अंदर लिख दें और वो माइनस में लिख दें, तो यह क्या बन गया? अवास्तविक संख्या, क्योंकि इसको हम लोग संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते हैं। यहां तक कि अगर कोई पूर्ण वर्ग वाली भी संख्या है लेकिन निगेटिव में है तो वो क्या हो जाएगी? अवास्तविक संख्या। क्योंकि अगर रूट 16 होता तब तो उसका वैल्यू 4 हो जाता, लेकिन माइनस रूट 16 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं हो पाता है। तो ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर हो और निगेटिव में लिखी हो वो सभी संख्याएं हमारी अवास्तविक संख्याएं होती हैं, या इमेजिनरी नंबर होता है। इसको केवल आप इमेजिन कर सकते हैं, रियल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इन दोनों के बाद अगला है जो इन दोनों से मिला के बनता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या का मतलब होता है वास्तविक तथा अवास्तविक संख्या के मिश्रण से बनता है। तो वास्तविक संख्या तथा अवास्तविक संख्या के मिश्रण से सम्मिश्र संख्या बनता है। तो कोई भी एक वास्तविक संख्या ले लें जैसे 10 और साथ में एक अवास्तविक ले लें जैसे रूट के अंदर -16, तो इस पूरे को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? ये कैसा संख्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। नॉर्मली ये सब 11th में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे -16 को हम लिख सकते थे -1 × 16, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और -1 या रूट में माइनस वाले वैल्यू का कोई रियल वैल्यू नहीं होता है, तो इसको इमेजिन करने के लिए इसी -1 को आयोटा का स्क्वायर लिख देते हैं। -1 का मतलब आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का आई का फॉर्म ही है इमेजिनरी। और रूट 16 को 4 का वर्ग लिख सकते हैं। तो जब रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार आ जाए, जैसे 4 का वर्ग है 4 × 4, तो 4 बाहर आ गया और ये आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? आयोटा। तो इस प्रकार अगर कोई नंबर लिखा हो 10 + 4 आयोटा या कोई भी नंबर, तो ये सम्मिश्र संख्या हुआ, क्योंकि जिसमें ये रियल नंबर हो गया वास्तविक संख्या और ये अवास्तविक इमेजिनरी, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर या शुद्ध संख्या। ऐसी संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो जाए। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो जाए उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। सभी गुणनखंडों का योग संख्या से दोगुना हो जाए, संख्या से 2 गुना हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 6, तो 6 के सभी गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 6। अगर इन सबको जोड़ देंगे तो ये 12 आ गया, तो 6 का दोगुना आ गया, तो ये 6 कहलाएगा हमारा परफेक्ट नंबर। 6 के बाद ऐसा नंबर होता है 28। 28 के गुणनखंड क्या क्या बने? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। इन सबको ऐड कर लेंगे तो 3, 4, 7, 7, 14, 14, 28 और 28 56। तो 28 का डबल हो गया 56। तो ऐसे सभी नंबर्स जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस नंबर्स का डबल हो जाता है उसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। 6 और 28, 100 तक केवल ये 2 ही संख्याएं होती हैं। फिर 6 के और आगे जाएंगे तो डायरेक्ट ये 496 पर मिलेगा, फिर 8128 पे मिलेगा। ऐसे चलते जाते हैं तब ये नंबर्स मिलते हैं। और आगे जाएंगे तो 5 डिजिट में 33, 55, 0, 3, 3, 6, ये फिर बड़े नंबर्स मिलने लगेंगे। इसके बीच में कोई नंबर्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो जाए उसे परफेक्ट नंबर बोला जाता है। फिर लास्ट नंबर है, हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने में काम नहीं आते, लेकिन कई बार ये ऐसे नॉर्मल सामान्य जानकारी के लिए बनना चाहिए, रामानुजम नंबर। तो जो भारत के वैज्ञानिक हैं या गणितज्ञ हैं बोल लीजिए, रामानुजम, उनके नाम पे ये संख्या बनी है। तो रामानुजम संख्या किस संख्या को बोलते हैं? तो ऐसी संख्या जिनको 2 घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1729 लिखा है, तो 1729 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का घन + 12 का घन। तो
ऐसी कोई भी संख्या जिसको दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता हो उसी को बोलते हैं रामानुजम संख्या। तो 1 का घन होता है 1 और 12 का घन होता है 1728। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए 1729। तो केवल एक बार लिखने से नहीं कहलाता है रामानुजम, ऐसा दो पेयर बन पाए तब कहलाता है। तो एक पेयर तो ये हो गया और दूसरा पेयर बनेगा 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो 9 का क्यूब 729 प्लस 10 का क्यूब 1000, ये मिलके बन गया 1729। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसको दो अलग अलग तरीके से दो घनों के योग के रूप में लिख सकते हो उसको रामानुजम संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याओं की खोज रामानुजम ने की थी, इसलिए इसे रामानुजम नाम दिया गया। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक बार वो बीच में हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, हॉस्पिटल में थे, तो वहां उनसे नॉर्मल पूछा गया था कि आज आप जिस गाड़ी से आए हैं उससे रिलेटेड कोई फैक्ट बताइए। तो वो जिस गाड़ी पे आए थे उस गाड़ी का नंबर था 1730। उस नंबर से रिलेटेड ये पॉइंट उन्होंने दिया था पहली बार, इसीलिए इस नंबर को टैक्सी कैब नंबर भी बोला जाता है। टैक्सी कैब, क्योंकि टैक्सी से कैब से आए थे और ये नंबर दिया था। इसके बाद ऐसी संख्याएं आगे भी आती हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या 1729 ही है जो इस कैटेगरी में आती है। दूसरा नंबर अगर बात करें 1729 के बाद तो एक है 4104। 4104 ये किन दो नंबर्स के घन से बनाए जा सकते हैं? तो एक 15 का क्यूब, 15 का क्यूब कितना होता है 3375 प्लस 3375 में क्या जोड़ दें, यहां पहुंच जाए 729। 9 का क्यूब तो 729, तो 3375 प्लस 729 कितना बन जाएगा 4104। तो एक पेयर ये बन गया। दूसरा पेयर बनेगा 16 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब कितना होता है 4096 प्लस 2 का क्यूब 8। तो 4096 प्लस 8 मिलकर कितना हो गया 4104। तो 1729 के बाद दूसरा नंबर है 4104 जो रामानुजम संख्या के कैटेगरी में आता है। इसे भी दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारे टाइप ऑफ नंबर्स यहाँ पे समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको ये सब समझ आया होगा। आगे हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।